Welcome to CUTPG JNU platform. Hello friends, welcome back to this platform. बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज अपन डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल साइंस CUTPG SCQP कोड 11 का पार्ट 3 पेपर 2023 का। इसका है पार्ट 3। आज का पहला क्वेश्चन होगा 51 क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में फैलाएं जो भी एनवायरमेंटल साइंस की तैयारी कर रहे हैं JNU आने के लिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है आपका एसर्शन और रीजन के फॉर्म में। एसर्शन क्या दे रखा है? प्रोटोप्लास्ट कैन नॉट टेक अप DNA एंड आर नॉट केपेबल ऑफ रीजनरेटिंग होल प्लांट्स। और इसका रीजन क्या दे रखा है? प्लांट सेल्स आर एनकेज्ड इन ए थिक सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज दैट पोजेस ए बैरियर टू एफिशिएंट जीन ट्रांसफर। कभी भी एसर्शन और रीजन का जो भी क्वेश्चन आए तो उसको कैसे सोल्व करना है एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप एसर्शन को रीड करिए, देन उसके आगे आप बिकॉज लगाइए। एज्यूम करके बिकॉज एज्यूम करके आप देखिए कि अगर रीजन उसको सेटिस्फाई कर रहा है उस बिकॉज को, देन रीजन उसका सही है, वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और सही और गलत का वो आपको तभी अंदाजा होगा जब आपके पास एक वैलिड इंफॉर्मेशन होगी तब। तो ये असर्शन क्या बोल रहा है कि प्रोटोप्लास्ट कैन नॉट टेक अप ए DNA एंड आर नॉट केपेबल ऑफ रीजनरेटिंग होल प्लांट्स। कि प्रोटोप्लास्ट DNA को टेकअप करने के लिए नहीं कर सकता और एक पूरे प्लांट को रीजनरेट करने के लिए केपेबल नहीं होता है। ये एसर्शन गलत है। प्रोटोप्लास्ट ऐसा कर सकता है। सबसे पहले अपन जानते हैं प्रोटोप्लास्ट होता क्या है। प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लास्ट होता है कोई भी सेल है, उसमें से आप सेल वॉल का पोर्शन बाहर निकाल दीजिए। जैसे कोई सेल है, ये हो गया उसका न्यूक्लियस और ये उसकी होगी बाहर सेल वॉल। तो सेल वॉल को हटा देने पर जो अपने पास स्ट्रक्चर बनता है प्रोटोप्लास्ट, वो प्रोटोप्लास्ट होता है। और इसके आउटर में क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होती है। तो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि प्रोटोप्लास्ट रीजनरेशन नहीं कर सकता पूरे प्लांट का। ऐसा नहीं है। एक टर्म होती है टेटोपोटेंसी। टेटोपोटेंसी टेटोपोटेंसी होती है जिसमें क्या होता है कि प्लांट का कोई भी पार्ट या सेल या टिश्यू, उसका कोई भी पोर्शन रीजनरेशन करके पूरा का पूरा प्लांट वापस बना सकता है, प्लांट का फॉर्मेशन करता है। उस जो कैपेसिटी होती है उसको टेटोपोटेंसी बोलते हैं। और अब आते हैं अपन रीजन पर। रीजन क्या बोल रहा है कि प्लांट सेल आर एनकेज्ड इन ए थिक सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज दैट पोजेज ए बैरियर टू एफिशिएंट जीन ट्रांसफर। ये स्टेटमेंट, ये रीजन बहुत सही है। बिल्कुल एकदम सही स्टेटमेंट दे रखी है कि प्लांट सेल एनकेज होती है थिक सेल वॉल के साथ जो सेल्यूलोज की बनी होती है और वो बैरियर की तरह काम करती है किसमें? एफिशिएंट जीन ट्रांसफर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि ए इज फॉल्स है एंड आर इज ट्रू। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 51। ये हो गए आपके क्वेश्चन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट के फॉर्म में। स्टेटमेंट 1 क्या दे रखा है? प्लांट रूट्स आर सराउंडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट ऑफ सोइल प्लांट माइक्रोब इकोसिस्टम विच कैन बी टर्म्ड एज राइजोस्फीयर। स्टेटमेंट सेकंड क्या है? रूट एक्सोडेट्स हैव नो इफेक्ट ऑन राइजोस्फीयर इकोलॉजी। ये टर्म याद रखना, एक तो सोइल प्लांट माइक्रोब इकोसिस्टम और एक राइजोस्फीयर, राइजोस्फीयर की इकोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी प्लांट होता है जो ग्राउंड सरफेस पर ग्रो होता है, उसके ग्राउंड सरफेस के नीचे उसके पूरा का पूरा एक रूट सिस्टम लगा होता है। ये रही रूट सिस्टम, उसमें ये रूट हेड्स है। रूट हेड्स आपको पता है एब्जॉर्व करते हैं जो भी मिनरल वाटर होता है सोइल में प्रेजेंट उसको, और वो प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं रूट हेड्स थ्रू एब्जॉर्प्शन। स्टेटमेंट में दे रखा है कि प्लांट रूट्स आर सराउंडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सही है। एंड पार्ट ऑफ सोइल प्लांट माइक्रोब इकोसिस्टम विच कैन बी टर्म्ड एज राइजोस्फीयर।
ये रूट है और इसके चारों ओर है सोइल, और इस सोइल के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेडेड करने के लिए होते हैं माइक्रोब्स। सोइल, माइक्रोब्स और रूट जो प्लांट का पार्ट हो गए, ये तीनों मिलकर बनाते हैं इकोसिस्टम एक तरह का, जिसको अपन बोलते हैं राइजोस्फीयर। ये टर्म याद रखना, क्या पता आपकी बार वाले पेपर में पूछ ले राइजोस्फीयर, व्हाट इज राइजोस्फीयर। देन राइजोस्फीयर क्या होता है? सोइल, प्लांट, माइक्रोब, इन तीनों के इकोसिस्टम से मिलकर बना होता है राइजोस्फीयर। ये पहली स्टेटमेंट सही है एकदम। स्टेटमेंट सेकंड पर आते हैं, रूट एक्सोडेट्स हैव नो इफेक्ट ऑन राइजोस्फीयर इकोलॉजी। रूट एक्सोडेट्स क्या होते हैं? एक्सोडेट्स होते हैं कि कोई भी फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड जो एमिट किया जाता है किसके द्वारा? प्लांट की रूट्स के द्वारा। प्लांट की रूट्स से जो भी फ्लूइड एमिट होता है वो रूट एक्सोडेट्स कहलाता है, और इसका सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट होता है कहाँ पर? डाइजेस्टर की इकोलॉजी पर। वो किस नेचर का है, कैसा है, वो हार्मफुल है या नहीं है, ये सभी फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं किसको? डाइजेस्टर की इकोलॉजी को। और इसमें लिखा है नो इफेक्ट, तो ये नो यहाँ पर नहीं आएगा, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड गलत है और स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड। 52 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्वेश्चन क्या पूछता है? ये आपकी क्वेश्चन आ रखा है बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट से। बायोटेक काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, काफ़ी क्वेश्चन आ रखे हैं इससे। इसमें क्या पूछा आपके? क्लोनिंग के प्रोसेस को क्लोनिंग कैसे करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। इसमें पूछा है क्लोनिंग विद लेमडा रिप्लेसमेंट। लेमडा रिप्लेसमेंट वेक्टर्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, अरेंज देम फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट इन ऑर्डर दे आर परफॉर्म्ड। तो अपन को एक सीक्वेंसिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, सारे जो स्टेप्स दे रखे हैं कि अपन वेक्टर को कैसे चुनते हैं और उसको कैसे इम्प्लांट करते हैं अपना डिजायरेबल जीन जो अपन को एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, अपन आइसोलेशन करते हैं वेक्टर का। कोई भी अपने पास जो भी वेक्टर है डीएनए, उसको अपन आइसोलेट करते हैं उसके ऑर्गेनिज्म से, जो भी उसका सोर्स होता है, जहाँ से भी उसको लेना, उससे करते हैं आइसोलेट। तो सबसे पहले होगा सी ऑप्शन। आप एलिमिनेशन टेक्निक से ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इजीली। इसमें सी ऑप्शन केवल फोर्थ ऑप्शन में ही दे रखा है, और जबकि ए डी बी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन तीनों गलत हो जाएंगे। तो आपका आंसर पहले स्टेप से ही आ गया, ऑप्शन नंबर 4। अब आगे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन पर आओ। तो फर्स्ट स्टेप है आइसोलेटिंग वेक्टर डीएनए फ्रॉम फेज पार्टिकल्स। देन सेकंड स्टेटमेंट इज, क्या है सेकंड स्टेप? कटिंग वेक्टर डीएनए विद suitable restriction enzyme. Then third statement, using DNA ligase to connect lambda fragment to foreign DNA. Then fourth step is packaging of DNA to form viable phage particles. The last one is infecting E. coli cells with recombinant phage. अब इसको डायग्राम के फॉर्म में मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी वेक्टर है, ये रहा कोई वेक्टर, जो भी आपका फेज पार्टिकल डीएनए वेक्टर मान लो, फेज डीएनए पार्टिकल, इसमें तो इसमें क्या होगा, इसको ओपन करेंगे किसके थ्रू? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू कट कर देंगे तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? ऐसी। इसका थोड़ा सा पोर्शन कट कर दिया, और जो अपने पास होगा फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए, उसको कट करके उसका छोटा सा पोर्शन और काट लेंगे अपन, इस तरह से। ये काट लिया, फिर इन दोनों को डीएनए लाइगेज की हेल्प से दोनों को जोड़ देंगे। ये हुआ ऐसे मर्ज, ये आपका बन गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इसकी डीएनए पैकेजिंग हो जाएगी अपने आप विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज।
और इसको वाइबल फेज पार्टिकल बन चुका है, तैयार है। अब इसको हम क्या कर देंगे, जो भी अपना होस्ट सेल होगी उसमें इसको ट्रांसफर कर देंगे, जैसे इन्फेक्टिंग कर देंगे ई कोलाई सेल, इसमें जो स्टेटमेंट लिखी थी। और ये आगे जो सेल होगी वो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जो अपना रिकॉम्बिनेंट डिजायरेबल प्रोडक्ट जो डीएनए है वो अपन को प्राप्त हो जाएगा, उसकी ढेर सारी कॉपीज बनेगी। जैसे ये आपका हो गया डिजायरेबल प्रोडक्ट, देन ये आपकी प्रोसेस हो गई क्लोनिंग की, किसके थ्रू, वेक्टर के। ये आपका था वेक्टर। वेक्टर ढेर सारे होते हैं, सबसे कॉमन वेक्टर होता है पीबीआर 322, ये होता है। और भी, और इसके लिए जो एंजाइम यूज होते हैं, ये इकोआर फर्स्ट, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिनके थ्रू वेक्टर की कटिंग करते हैं अपन, एक होते हैं हैंड सेकंड। आगे क्वेश्चन दे रखा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन ही होगा, देखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखिए ये फिर से बायो टेक्नोलॉजी यूनिट से क्वेश्चन पूछा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पूछा है आपको, क्या क्या जानते हो आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। तो शुरू करते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू द क्लास ऑफ न्यूक्लियोजेज। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सारे न्यूक्लियोजेज क्लासेस से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। देन सेकंड वन इज ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। ये भी सही है स्टेटमेंट, कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर ही कट करता है। सी स्टेटमेंट क्या है कि एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड विद इन द डीएनए, जबकि एंडोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए। ये स्टेटमेंट रिवर्स दे रखी है, इसमें क्या होता है, उल्टा होता है कि एक्सो न्यूक्लियस है वो तो कट करेगा एंड की तरफ से, जबकि एंडोन्यूक्लियस वो कट करेगा आपके विद इन डीएनए, विद इन डीएनए। ये हो गया, तो सी ऑप्शन हो गया गलत। तो सी गलत है, तो ऑप्शन ए कट, सेकंड भी कट। अब अपना आंसर होगा 3 और 4 में से। अपन को पता है कि ऑप्शन ए सही है, तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, डी व्हेन कट द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स। ये भी सही है कि जब कोई सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है तो डीएनए फ्रेगमेंट पर, तो उसके स्टिकी एंड्स भी सेम तरीके होते हैं। और हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है अपनी स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन द डीएनए। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है ऐसे सीक्वेंस जिसको 5 से थर्ड और थर्ड से 5, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों साइड से पढ़े, रीड करने पर वो बिल्कुल सेम हो, सेम रीडिंग होती है, वो सीक्वेंस होती है आपके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और अब इसका आंसर आ गया आपके ऑप्शन नंबर 3। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एग्जांपल बताऊं तो इसमें अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था इक्वार फर्स्ट और हिंड सेकेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कि बायोटेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। इक्वार फर्स्ट और हिंद सेकेंड, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 55 comes from यूनिट प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन, जो हार्मोन्स वाली यूनिट है प्लांट हार्मोन्स, उससे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रेकिंग द सीड डोरमेंसी एंड सीड जर्मिनेशन। इंपॉर्टेंट रोल किस हार्मोन का है जो ब्रेक करता है सीड डोरमेंसी और सीड जर्मिनेशन को। तो इसमें क्या है, इसका आंसर है आपके जिब्रेलिन। जिब्रेलिन इज करेक्ट आंसर। जिब्रेलिन में क्या पूछा है, तो जिब्रेलिन कैसे होता है, तो आइए अपन डिस्कस करते हैं जिब्रेलिन क्या चीज़ है। जिब्रेलिन एक हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, जो एसिडिक है, एसिडिक हार्मोन है।
इसमें क्या होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? ई कुरुसोवा। ई कुरुसोवा ने की थी इसकी डिस्कवरी। इसको फर्स्ट रिपोर्ट किया था सबसे पहले किसके फॉर्म में? जिब्रेलिक एसिड के फॉर्म में। जिब्रेलिक एसिड के फॉर्म में कुरुसोवा ने, जापानीज साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट, इन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट किया था जिब्रेलिक एसिड के फॉर्म में। और आज के टाइम पर 100 से ज़्यादा जिब्रेलिन हार्मोन्स है, वो प्रेजेंट है, मोर देन 100 जो पाए जाते हैं नेचर में। और इनको सबको डिनोट करते हैं GA1, GA2, ऐसे सीरीज चलती रहती है, GA3 से टिल डेट, जो भी जितने भी हैं सबको ऐसे सीक्वेंस दे दी कि ये हैं। और जिब्रेलिन हार्मोन्स के प्रिकर्सर कौन होते हैं? देयर प्रिकर्सर इज, एक तो है एसिटाइल को एंजाइम, और सेकंड वन इज मिवेलोनिक एसिड। ये दोनों इसके प्रिकर्सर होते हैं जिनसे ये बनते हैं जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन हार्मोन्स। तो इसका काम क्या हो गया? सीड डोरमेंसी और सीड जर्मिनेशन को तोड़ते हैं। इसमें क्वेश्चन में और भी एंजाइम्स दे रखे हैं, ऑक्जिन है। आइए एक एक करके सारे एंजाइम्स देखते हैं। अपना थोड़ा स्क्रीन सही कर लेता हूँ आपके लिए ताकि आपको एकदम क्लियरली दिखे, विजिबल हो। तो ये रहा ऑक्जिन। ऑक्जिन भी एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। ऑक्जिन की डिस्कवरी किसने की थी? FW वेंट ने, वेंट ने की थी। और ऑक्जिन टर्म भी कॉइन FW वेंट ने ही किया था। ऑक्जिन का मतलब होता है ग्रोथ, ग्रोथ होता है। ऑक्जिन नेचुरली भी पाया जाता है और आर्टिफिशियली या फिर सिंथेटिक फॉर्म में भी पाया जाता है। नेचुरली जो ऑक्सीजन पाया जाता है उसके एग्जांपल है इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, IAA, IBA। देन जो सिंथेटिक फॉर्म में पाए जाते हैं उनके एग्जांपल है NAA, IPA, 2, 4, D। NAA क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेफ्थलीन, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। देन IPA इज इंडोल पायरुविक एसिड, ये आपके हो गया IPA। 2,4-D ऐसा सिंथेटिक हार्मोन है जिसका यूज करते हैं अपन हर्बिसाइड के रूप में। इसका यूज होता है एज ए हर्बिसाइड खेतों में, फार्मर्स यूज करते हैं 2,4-D का। यह हर्ब्स को किल करता है, हर्बिसाइड। ऑक्सिन का काम क्या है? ये आपके प्लांट्स में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। देन रूटिंग जो होती है, रूट निकलने की जो प्रोसीजर होती है उसको इनिशिएट करता है, उसको इनिशिएट करता है और प्रिवेंट करता है फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप्स, लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज ऑफ, अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट। प्लांट के अर्ली स्टेज में लीफ ड्रॉप और फ्रूट को ड्रॉप होने से रोकता है, उनको थोड़ा रेसिस्ट करता है। और ऑक्सीजन का काम क्या है? ये इंड्यूस करता है आपके पार्थेनोकार्पी, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। पार्थेनोकार्पी, इसको हाईलाइट करता हूँ अलग कलर से। क्या होता है पार्थेनोकार्पी? पार्थेनोकार्पी में जो फ्रूट होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के बनता है। फ्रूट का फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये हो गया आपके फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इसमें होती ही नहीं। तो इससे क्या होता है, जो फ्रूट होते हैं
वो सीडलेस फॉर्म होते हैं, इनमें बीज नहीं होते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के बीज का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये प्रोसीजर होती है पार्थेनोग्राफी, कार्पी, आपको याद रखना है पार्थेनोकार्पी। देन आगे चले तो हायर प्लांट्स में क्या करते हैं, ऑक्सीजन का काम क्या है इन हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स में एपिकल ग्रो करता है, ग्रोइंग एपिकल, हायर प्लांट्स में एपिकल ग्रो होती है ड्यू टू ऑक्सीजन। और इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस। इसमें क्या होता है, जो लेटरल बर्ड्स होती हैं उनकी ग्रोथ, जो लेटरल लेटरल या ऑक्सिलरी, वो साइड को थोड़ा चेंज कर सकते हैं ऐसे, लेटरल या ऑक्सिलरी वर्ड्स होती है, उनकी जो ग्रोथ होती है उनको इनहिबिट करता है, उनको इनहिबिट करता है कौन, ऑक्सिन, ऑक्सिलरी वर्ड्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है और एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाता है। ये हो गया हायर प्लांट्स में ऑक्सिन का काम। देन नेक्स्ट हार्मोन क्या दे रखा है, इथाइलिन, इधर लिख देता हूँ आपके लिए, ये रहा इथाइलिन। इथाइलिन भी एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, स्टार लगाकर लिख लेना, ये गैसियस हार्मोन है, गैसियस प्लांट हार्मोन, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन गैसियस स्टेज में पाया जाता है, वो है आपकी इथाइलिन। इथाइलिन का फॉर्मूला क्या है, C2H4। इथाइलिन कब सिंथेसिस फॉर्म होता है, पहले तो इथाइलिन की डिस्कवरी किसने की थी, H.H. क्विजिन, कजिन्स ने इसकी डिस्कवरी की थी। अब इथाइलिन का सिंथेसिस होता है जब कोई भी टिश्यू, कोई भी प्लांट टिश्यूज होते हैं वो या तो सेनेसेंसेस की स्टेज में चले जाते हैं या फिर जब फ्रूट रिपनिंग होती है, जब प्लांट पर लगे फल पक जाते हैं, या फिर एजिंग की प्रोसेस होती है, एजिंग जिसमें प्लांट की एज बढ़ती जाती है या बुढ़ापा आप मान सकते हो, या सेनेसेंसेस की स्टेज, उसमें टिश्यू में सिंथेसिस होता है किसका, इथाइलिन का, ये याद रखना। और इथाइलिन का काम क्या है, फ्रूट रिपनिंग को बढ़ाता है, ये फ्रूट रिपनिंग रिपनिंग को इंड्यूस करता है, फ्रूट रिपनिंग को इंड्यूस करता है, कैसे, उसकी रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है, रेस्पिरेशन को रेट को बढ़ा देता है ड्यूरिंग फ्रूट रिपनिंग। और इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक, क्लाइमेक्टिक, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। और सबसे ज़्यादा यूज में लेते हैं इथाइलिन को, तो उसका सोर्स क्या है, इथेफॉन, इथेफॉन, याद रखना, ये भी टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। ये क्या होता है, एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है इथेफॉन, जिसे इथाइलिन का फॉर्मेशन करते हैं अपन। ये हो गए आपके इथाइलिन हार्मोन, इथाइलिन के बारे में ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हार्मोन, ABA, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एब्सिसिक एसिड, ये भी एक प्लांट हार्मोन है, बट ये ग्रोथ हार्मोन नहीं है, ये ग्रोथ इनहिबिटर है, जो इनहिबिट करता है, इनहिबिटर जो रोकता है। ये ऐसा हार्मोन है जो जिब्रेलिक एसिड था, जो स्टार्टिंग में आपने देखा था, जो सीड जर्मिनेशन को ब्रेक करता है, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, ये ऐसा है जो सीड को डोरमेंट स्टेज में ही रखने की कोशिश करता है। ये जिब्रेलिन एसिड या जिब्रेलिन का क्या है, एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट, यानी बिल्कुल उल्टा है, उसके एकदम उल्टा काम करता है ये कैसे करता है इनहिबिट, ये मेटाबॉलिज्म की रेट होती है प्लांट में,
उसको बिल्कुल स्लो डाउन कर देता है, बिल्कुल कम कर देता है, उसके थ्रू अपना प्रोसीजर पूरा करता है। सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, जैसा कि मैंने बताया अभी, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है या कम करता है, बिल्कुल रोक देता है। इसको क्या बोलते हैं? एब्सिसिक एसिड को ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, याद रखना आप, स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है क्या? एक तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एट एपिडर्मिस, एट एपिडर्मिस पर जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीफ में, उनको क्लोज कर देता है। और क्या करता है? इंक्रीज करता है टॉलरेंस ऑफ टॉलरेंसी को इंक्रीज करता है ऑफ प्लांट, ताकि वो स्ट्रेस कंडीशन में सर्वाइव कर जाए, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। ये हो गए आपके एब्सिसिक एसिड हार्मोन। ये मैंने आपके जो भी सारे हार्मोन है वो डिस्कस करा दिए। ये हो गए आपके ऑक्सिन, जिबरेलिन और इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चले तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या पूछा है कि द पिगमेंट इन्वॉल्व इन द यूकैरियोटिक फोटोसिंथेसिस इंक्लूड द क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड्स व्हिच आर पैक्ड इन। तो जो भी पिगमेंट होते हैं यूकैरियोटिक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड्स, वो किस में पैक्ड होते हैं? इसका आंसर है थाइलेकोइड। इस आंसर को जानने के लिए आपको समझना होगा कि ये जो पिगमेंट्स हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या है। हम बना लेते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये हो गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट की, और ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट की, ऐसे क्योंकि करते हैं शेप अच्छे से बनाते हैं। ये रहा आपके क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। देन ये होगी इसकी इनर मेम्ब्रेन, सॉरी, कोई नहीं, मैं हाथों से बना लेता हूँ, ये मिट जा रहा है अपने आप। ये आपका होगी इनर मेम्ब्रेन, वही क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट में ऐसे प्लेट्स के जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है, और जो एक के ऊपर एक लगी होती है। और ये सारी प्लेट्स क्या होती है मैं बताता हूँ आपको धीरे धीरे करके। जिसमें ये एक कोइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ये होता है आपके थाइलेकोइड, ये होता है थाइलेकोइड। और इसी पर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जो भी पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल हुआ, कैरोटेनॉइड्स हुआ, सारे के सारे थाइलेकोइड पर ही पाए जाते हैं। अब सारे इतने सारे थाइलेकोइड है, वो एक साथ मिलकर चेन बना लेते हैं, जो बंडल है, ऐसा लगता है कि कॉइन्स का एक कॉइन पर एक कॉइन पड़ा है। ये सारे मिलकर बनाते हैं ग्रेनम, इसको बोलते हैं आपके ग्रेनम। और ये सारे ग्रेनम एक चैनल के थ्रू जुड़े होते हैं, ये रहे। ये चैनल क्या होती है आपकी? स्ट्रोमा लेमिली, इसको बोलते हैं आपके स्ट्रोमा लेमिली, स्ट्रोमा लेमिली। फिर क्लोरोफिल में और क्या क्या होता है? इसका एक खुद का डीएनए होता है, इसमें राइबोसोम पार्टिकल्स पाए जाते हैं पूरे क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम राइबोसोम्स पार्टिकल पाए जाते हैं। और इसमें स्टार्च के ग्रेनुल्स होते हैं, स्टार्च के ग्रेनुल्स, स्टार्च के ग्रेनुल्स पाए जाते हैं। तो ये आपके हो गए क्लोरोप्लास्ट का मोटा मोटा जो भी डायग्राम है। ये हो गया आपके आउटर मेम्ब्रेन, देन इनर मेम्ब्रेन, ये आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि जो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड्स, ये होते हैं थाइलेकोइड पर प्रेजेंट, उसमें पैक्ड होते हैं। ये रहा आपके थाइलेकोइड, और इस पर इस तरह से वो रिएक्शन पाई जाती है, जो चलती है, दो लाइट रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन, वो अपन फोटोसिंथेसिस जो मैं डिस्कस करूंगा
तब उसमें बताऊंगा आपको, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या पूछा है आपको? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स द आर्केस्पोरियम डेवलप्स फ्रॉम द एंडोथीशियम? आर्केस्पोरियम कौन से ब्रायोफाइट में एंडोथीशियम से बनता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आर्केस्पोरियम क्या होता है, देन एंडोथीशियम क्या होता है, और ब्रायोफाइट्स आपको पता ही है, सबसे लोअर कैटेगरी की प्लांट्स है। रिक्सिया ब्रायोफाइट है, पेलिया ब्रायोफाइट है, फ्यूनेरिया भी ब्रायोफाइट है, स्पेगनम ऑल्सो है ब्रायोफाइट। इस क्वेश्चन का आंसर है फ्यूनेरिया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्यूनेरिया क्या होता है। एक प्लांट है, मोस प्लांट, ब्रायोफाइट्स कैटेगरी का। इसमें क्या होता है, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आपके बोलते हैं एंथ्रेडियम, एंथ्रेडियम। देन फीमेल को बोलते हैं आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम और एंथ्रेडियम होते हैं, ये दोनों होते हैं। फ्यूनोरा की फ्यूनेरिया में एक स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है, जिसमें क्या होता है, जैसे एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, देन वो जाइगोट डिवाइड होके बनेगा दो सेल, बना ली दो सेल, फिर वो बनाएगा अपनी चार सेल। ये हुई आपके फ्यूनेरा की फ्यूनेरिया में ये स्पोरोफाइटिक स्टेज की चार सेल हो गई। अब ये चारों सेल यही होती है आपके एंडोथीशियम, ये चारों सेल ही होती है आपके एंडोथीशियम। एंडोथीशियम हो गई, और इन्हीं चारों सेल के चारों ओर पेरीफेरी में जो सेल पाई जाती है वो कौन सी होती है? एक सेल हो गई, दो सेल हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, पाँच, छः, तीन, सात और आठ। ये होती है आपकी एम्फीथीशियम सेल। एम्फीथीशियम सेल होती है, एंडोथीशियम सेल का नंबर होता है 4 और एम्फीथीशियम का होता है 8। ये होती है आपके एम्फीथीशियम सेल्स। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ आपको, इतना थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो एंडोथीशियम और एम्फीथीशियम है, एम्फीथीशियम है, वो फंक्शन इज फंक्शन इज फंडामेंटल फंडामेंटल एम्ब्रियोनिक 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 लेयर्स ऑफ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है फ्यूनेरिया की, उसकी फंडामेंटल एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती है कौन? एंडोथीशियम और एम्फीथीशियम, जो आगे चलकर पूरे होल प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर स्पोरोफाइटा का जो फ्यूनेरिया का होता है उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके फ्यूनेरिया। क्वेश्चन 57 कंप्लीट हो गया आपके। चलो आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्या पूछा है आपको कि स्पेशल रिप्रोडक्टिव फीचर क्या होता है जीनेटम का? ये क्वेश्चन तो काफ़ी स्पेसिफिक है, क्योंकि हर किसी को याद नहीं होता ना कि कौन से प्लांट का क्या स्पेसिफिक फीचर है। ये 12th लेवल का नहीं मान सकता मैं, ये क्वेश्चन आपके बॉटनी से आया है, जो आपके यूजी में अच्छे लेवल से काफ़ी डेप्थ में है क्वेश्चन, बॉटनी मान लो। जैसे जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड के होते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन ऐसा है छोड़ने लायक। फिर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें जो भी प्लांट है उनका स्पेसिफिक करेक्टर होता है, जो भी रिप्रोडक्टिव फीचर है, जो भी उसका फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी में जो भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, वो सब जो स्पेशल होगी उन पे एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। आप बोलोगे तो कमेंट करना, मेरे को बताना। तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? द स्पेशल रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ जिनेटम। तो जिनेटम होता क्या है? जिनेटम आपका एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है, जिम्नोस्पर्म प्लांट है। इसमें क्या होता है, एब्सेंस होता है किसका? आर्किगोनिया का। आर्किगोनिया क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो नहीं पाया जाता इसमें। देन मेल नहीं, फीमेल, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है
वो नहीं पाया जाता इसमें आर्किगोनिया में, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें एब्सेंट होता है, ओनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही पाया जाता है जीनेटम में, ये इसका खासियत है। और ये स्पेशल फीचर, यही चीज़ है ना, इसको किसके पास लाती है, इट ब्रिंग्स क्लोजर टू एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स जो एडवांस प्लांट्स होते हैं उनके पास ये फीचर ज़्यादा इनको क्लोज रखता है। कौन सा केस पे, फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं पाया जाता, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में आप जानते हैं आपके इंथर होता है और ओवल होता है, ये दो जो मेन स्ट्रक्चर्स होती है, काफ़ी एडवांस स्ट्रक्चर्स होती है जो लोअर कैटेगरी के प्लांट्स में जनरली नहीं पाई जाती। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका एब्सेंस ऑफ आर्किगोनिया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 59 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्पोरोफाइटा ऑफ रिक्सिया। रिक्सिया के स्पोरोफाइटा के बारे में आपको डिस्कस करना है, इसके बारे में बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन सी है। तो इसमें क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्ट्स फुट सीटा एंड क्लेटर्स एंड एम्बेडेड इन गेमेटोफाइट। इसमें फुट सीटा और क्लेटर्स नहीं पाए जाते हैं और जो गेमेटोफाइट में पाए जाते हैं, ठीक है। ये होता है स्पोरोफाइटा किसका, रिक्सिया का, स्पोरोफाइटिक स्टेज की जो है स्टेटमेंट ये है। अब मैं आपको बताता हूँ स्पोरोफाइटा रिक्सिया का, उसके बारे में। स्पोरोफाइटा अपन पढ़ते हैं, स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया। रिक्सिया ये है, इसमें सबसे पहले याद रखो ये एकदम सबसे सिंपल है, वेरी सिंपल, लिख दी मैंने, सॉरी, वेरी सिंपल है। प्लांट किंगडम में स्पोरोफाइटा रिक्सिया का, इसमें फुट और सीटा दोनों कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, फुट और सीटा दोनों, ठीक है। देन मेच्योर स्पोरोफाइटा होता है, वो रिप्रेजेंट करता है बाई ओनली ए ग्लोबुलर कैप्सूल या स्पोर सेक। जो मेच्योर होता है स्पोरोफाइटा वो क्या होता है, रिप्रेजेंटेड बाई ए ग्लोबुलर कैप्सूल, ग्लोब्यूलर कैप्सूल, कैप्सूल और स्पोर सेक, यही जो प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसमें फुट और सीटा स्ट्रक्चर पाई नहीं जाती है, ठीक है। जो जिसमें क्या होता है, इस कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं आपके स्पोर्स, और इसको इसमें एक बाई लेयर, दो लेयर की क्या पाई जाती है, कैलिप्टरा, कैलिप्टरा कैलिप्टरा पाई जाती है, दो लेयर होते हैं इसमें, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है किसके बाहर, इस कैप्सूल के बाहर। और इसमें इलेटर्स भी एब्सेंट होते हैं, इलेटर्स भी एब्सेंट होते हैं स्पोरोफाइटा में। ये हो गया आपके रिक्सिया के स्पोरोफाइटा की बात। जबकि कैलिप्टरा ऐसी चीज है जो आपके गेमेटोफाइट स्टेज है उसका भी पार्ट है। कैलिप्टरा रिक्सिया के गेमेटोफाइट में भी पाया जाता है और स्पोरोफाइट स्टेज में भी पाया जाता है। रिक्सिया का ब्रेफाइटा देखें तो उसके सेंटर में जो स्पोर मदर सेल्स हैं वो पाई जाती है। देन उनको जो न्यूट्रिशन देती है वो होती है आपके नर्स सेल। जैसे ये कोई स्पोर्स है से, तो इसमें ये आपके स्पोर्स पाए जाते हैं स्पोरोफाइटिक स्टेज में, ये उसका न्यूक्लियस हुआ। और इसके आसपास के बड़ी बड़ी सेल्स पाई जाती हैं जिनमें फुल न्यूट्रिशन होता है, वो होती है आपके नर्स सेल जो स्पोर्स को न्यूट्रिशन देती रहती है। स्पोर मदर सेल्स आगे जाकर स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है और इसके चारों ओर आपके कैलिप्टरा पाया जाता है, दो लेयर का, जैसा भी आप मानो कैलिप्टरा है बाइलेड। फिर और भी इससे प्रोटेक्टिव जो जैकेट सेल्स होती हैं वो पाई जाती है, ये होता है आपके
स्पोरोफाइटा ऑफ एशिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसमें फुट और सीटा और ये लेटर्स नहीं पाए जाते हैं जो कि गेमेटोफाइट में पाए जाते हैं। लेग, फुट, सीटा एंड लेटर्स embedded in the gametophyte. Let's move to नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है टेक्सोनॉमी से। टेक्सोनॉमी से आपको क्या पूछा है कि अरेंज करना है आपको टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऑफ व्हीट इन असेंडिंग हायरार्किकल ऑर्डर। हायरार्किकल ऑर्डर में आपको इसको सजाना है या भी रखना है असेंडिंग, घटता क्रम में, बिल्कुल जो डिक्रीज हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, पूछा है आपका व्हीट का। व्हीट का आपने लिखे तो क्या है? सबसे पहले आपके होता है किंगडम। कोई भी आप बोर्ड नेम में करो, अगर क्लासिफिकेशन सबसे पहले होता है किंगडम। तो किंगडम क्या होता है बोटनी में? प्लांटी। प्लांटी किंगडम होता है, सबसे जनरल है, आपको पता है। देन होता है आपका डिवीजन। और डिवीजन उसका क्या है? डिवीजन आपको पता होना चाहिए, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, या फिर ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, या एल्गी है। तो हो गए आपके एंजियोस्पर्म, हो गए वीट का डिवीजन। फिर उसकी क्लास क्या होती है? वीट की क्लास होती है आपकी मोनोकोट। वीट एक मोनोकोट प्लांट है, मोनोकोटिलिडनी। ये जो ऑप्शन है दे रखा है वो वाला मोनोकोटिलिडनी। और जबकि डाइकोट प्लांट्स भी होते हैं, आपको पता है। देन ऑर्डर क्या होता है? क्लास के बाद में आता है आपके ऑर्डर। ऑर्डर में जो इसका होता है वो होता है पोलीज। पोलीज ऑर्डर होता है। और फैमिली होती है इसकी पोएसी। पोएसी फैमिली। पोएसी फैमिली होती है वीट की। और इसका जीनस क्या होता है? ट्रिटिकम। ट्रिटिकम। और स्पीसीज होती है इसकी एस्टिवम। एस्टिवम। आपके क्वेश्चन आ सकता है आपकी बार साइंटिफिक नाम पूछ सकते हैं, जैसे जो जर्नल प्लांट्स होते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, उनके बारे में उनका साइंटिफिक नाम भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी जनरल है। को पता होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं उनके बारे में, कि उनका बेसिक किंगडम क्या है, डिवीजन, जो भी क्लास ऑर्डर, उसकी फैमिली, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है। ऐसे ये हो गया आपका गेहूं जो होता है वीट, उसका टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में आपको पूछा था, तो देख लीजिए, आपको उल्टा बताना है। ये तो था डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, तो बढ़ते हुए क्रम में क्या है कि अपन ये जो स्पीसीज है यहाँ नीचे से उल्टा चालू करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? जीनस। जीनस क्या है इसका? ट्रिटिकम। ई ऑप्शन है ई, सबसे पहले आएगा। फिर क्या आएगा? ट्रिटिकम के बाद में देखो पोएसी, सी आएगा, ये आया सी। तो ऑप्शन थर्ड सही हो गया, सेकंड गलत हो गया अपने आप। इसके आगे डी दे रखा है। फिर क्या आएगा आपका? डी आएगा, पोलीज। पोलीज देन ए इज मोनोकोटिलिडनी, देन बी इज एंजियोस्पर्म। हो गया ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर करेक्ट। तो आज के वीडियो में अपन इतनी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप CUT PG JNU चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जो भी JNU की तैयारी कर रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस की, और जो भी JNU आना के चुके हैं। क्योंकि एनवायरमेंटल साइंस एक ऐसा स्ट्रीम है जो बायोलॉजी वाले बच्चे आसानी से क्रैक कर सकते हैं, जिनका JNU आने का सपना होता है। कई बार क्या होता है, लाइफ साइंस वाले पेपर में नहीं हो पाता सिलेक्शन, वो थोड़ा टफ पड़ता है। बट एनवायरमेंटल साइंस एक ऐसा स्ट्रीम है जो इमर्जिंग स्ट्रीम भी है, काफ़ी स्कोप्स हैं इसमें। तो आप ट्राई करिए, पढ़िए, काफ़ी कम टाइम बचा है एनवायरमेंटल साइंस में, आपका एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है, तैयारी करिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।